हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, मैं अभी बाहर था, अभी जस्ट पहुंचा ही हूं, किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो इसलिए 5-10 मिनट लेक्चर को आगे कराया है। चलिए, तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेटा जो 10 साल में नीट में सवाल आए हैं उसमें से कुछ सवाल काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के होंगे, जो हाफ लाइफ और इन सब चीजों के, वो आपको नहीं करने, जो केमिकल काइनेमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं शायद केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि इसमें से 30% 40% चीजें हटा दी है रिसेंट सिलेबस में, और उससे ना तो जेई मेन और ना ही नीट में सवाल आया था लास्ट ईयर, तो पढ़ने का नीड आपको नहीं है। तो आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा डी के। इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक कंसेप्ट होता है, वो बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन विथ क्यू वैल्यू, इन सबको तो हमने पढ़ा ही है। विथ क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन भी अलग से हमने पढ़ा हुआ है। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन लिखना जानते हो? हाँ सर, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हम जानते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन जानते हैं। उसके बाद अल्फा बीटा गामा डी के पढ़े हो? हाँ, अब अल्फा बीटा गामा डी के का जो रिएक्शन होता है ना, उसमें क्यू वैल्यू पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ेंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो आपको सेक्शन मिल रहे हैं बेटा, इसके अलावा जो मिल रहा है, जैसे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये सवाल खूब बने हैं, खूब पूछे गए हैं नीट में। रेडियो एक्टिविटी में पूछे जाएंगे हाफ लाइफ का कंसेप्ट, हाफ लाइफ का कंसेप्ट, हाफ लाइफ का कंसेप्ट। ये सब सवाल बहुत पूछे गए नीट में और बहुत जोरदार तरीके से अपन पढ़ते भी थे। मतलब रेडियो एक्टिविटी का अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का लेक्चर या पीडीएफ देख लेना, बस लास्ट ईयर का पीडीएफ, कोई साला सवाल ही पैदा नहीं हुआ जो एक लाइन से ज्यादा में सॉल्व हो। हर सवाल को एकदम सट 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 एक लाइन में हमने किया हुआ है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ का कंसेप्ट नाउ नॉट इन सिलेबस। मुझे भी खुद दुख है इस बात का, क्योंकि यार ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से अपन पढ़ाते थे कि हर सवाल ही एक लाइन में सॉल्व हो जाए। हर सवाल, जितने आज तक रेडियो एक्टिविटी के सवाल है जो किताबों में एक एक पेज में होते थे, उसको एक लाइन में करते थे हम लोग। लास्ट ईयर पढ़ाया था, बट अब वो सिलेबस में है नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट ईयर सॉरी लास्ट लेक्चर का कुछ होमवर्क अगर बचा है तो मैं चेक कर लेता हूं, पहले होमवर्क भी डिस्कस कर दूंगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने कुछ होमवर्क दिया था या नहीं, मुझे याद नहीं है कि होमवर्क दिया था कि नहीं। अच्छा, एक ही तो होमवर्क था यार उसके चक्कर में पूरा पीडीएफ डाउनलोड करवा दिया तुमने। अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम, देन द हीलियम एंड न्यूक्लियस मोर मोमेंटम। ओ बहुत बढ़िया है, चलो ये सवाल आज ही पढ़ाना है मुझे, आज ही पढ़ाना है। चलो ये शुरू करते हैं, आज ही पढ़ाएंगे। ये होमवर्क तुमसे हुआ नहीं होगा क्योंकि ये पढ़ना है हमें, आज पढ़ना है हमें। चलिए शुरू करते हैं अल्फा डीके से। अल्फा डीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फा डीके का कंसेप्ट बताइए। अल्फा डीके किस में होता है? इन अ न्यूक्लियाई विच हैव मास नंबर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1। ये हेवी न्यूक्लियाई में होता है। क्यों होता है अल्फा डीके? होता क्यों है? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए होता है। किस लिए होता है अल्फा डीके? अल्फा डीके जो होता है वो आखिर होता किस लिए है? वो होता है बेटा स्टेबिलिटी के लिए, वो होता है बेटा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है? मास नंबर डिक्रीजेस बाई 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2। इसमें मास नंबर 2 से कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से मास नंबर 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। इसका इक्वेशन क्या समझिए, तो इसका इक्वेशन है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। ये जब अल्फा डीके करता है तो कोई Y न्यूक्लियाई बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है, और इसमें निकलता है वही अल्फा पार्टिकल। यही तो है अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल एंड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। मतलब जब ये डीके होगा तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी कुछ लिखोगे।
तो कहने का मतलब ये है कि ये है तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियाई, मतलब मेन रिएक्टेंट पेरेंट न्यूक्लियाई, ये है पेरेंट न्यूक्लियाई। और इसको रिएक्शन कराने के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें किसी चीज से हम बम्बार्ड करते हैं, ये अपने आप में इसका मास नंबर इतना ज्यादा है ना कि ये अनस्टेबल है। ये पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है। तो ये डीके करता है, एक ये बन जाता है फाइनल न्यूक्लियाई को हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, डॉटर HT डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और साथ में ये अल्फा पार्टिकल है और उसके साथ ये रिएक्शन का कुछ क्यू वैल्यू होता है। इसका अगर काइनेमेटिक समझोगे तो ये है तुम्हारा एक्स न्यूक्लियाई, जो कि क्या है, रेस्ट पर है। अचानक से ये जब डीके करता है तो न्यूक्लियाई बन जाता है वाई और एक बन जाता है अल्फा पार्टिकल, इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब ये टूटा तो पहले तो रेस्ट में था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। और फाइनली जब ये टूटा तो दो पार्ट में जब होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए जितना मोमेंटम अल्फा पार्टिकल आगे लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम डॉटर न्यूक्लियाई पीछे लेके जाएगा। आप ये कह सकते हो फॉर द एंगुलर मोमेंट, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए, मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए, मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए, है ना, मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। हाँ, इनिशियल मोमेंटम बोलिए 0, फाइनल मोमेंटम बोलिए सर अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम प्लस डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम, वाई मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वाई। तो आप लिख सकते हो वाई का मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट, ये लिख बोल सकते हैं क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भाई जितनी वैल्यू अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम की उतना ही डॉटर न्यूक्लियाई के मोमेंटम की। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन से गया, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन से गया, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन से गया। तो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई अगर MY बोलता हूं मैं, या इसको डॉटर न्यूक्लियाई PD से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, चलो MY लिख दिया, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई MY और वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज VY इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डॉटर न्यूक्लियाई की रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो आएगी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई अगर वेलोसिटी बोल दिया तो माइनस भी लिखो, इज इक्वल टू माइनस M अल्फा V अल्फा बटा मास ऑफ वाई। ये बताइए क्या ये पूरा का पूरा 11th क्लास का फील है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला? एक वर्ड बोलूंगा मैं, उससे रिलेट करना, क्या ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन वाला केस है? याद करो तो, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन वाला केस है, याद करो तो, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन वाला केस है, याद करो। सेम वैसे ही गन है, गन रेस्ट में होता है, उससे बुलेट निकलता है V वेलोसिटी से, तो गन पीछे रिक्वायल हो जाता है, वो पूरा का पूरा सेम ही कंसेप्ट है क्या? पूरा का पूरा सेम ही कंसेप्ट है क्या? और माइनस से यहां कंफ्यूज नहीं लिखा करना है, अगर मैं माइनस ना लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस नहीं लिखोगे सर तो मैग्नीट्यूड बता रहे हो बस। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ डी डॉटर न्यूक्लियाई बोल रहा हूं, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का मैग्नीट्यूड बराबर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा सर अगर मैं बोलूं कि x की मोमेंटम कितनी है 0, x की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x 0, पेरेंट न्यूक्लियाई का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो 0 ही है। जब ये दो हिस्से में टूटा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ मोमेंटम से आगे गया है, कुछ मोमेंटम से ये पीछे गया और काइनेटिक एनर्जी लेके गया, तो क्या इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी डॉटर न्यूक्लियाई की? हाँ सर, डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां पे आप बोलेंगे कि क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन hence released energy in this, released energy। अच्छा released energy होगा ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई था और स्टेबिलिटी की तरफ गया तो एनर्जी रिलीज होगा, released energy, Q value of the reaction hence released energy in this reaction shared by alpha particle and daughter nuclei,
डॉटर न्यूक्लियस, शेयर्ड बाय अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस में वो शेयर्ड होता है। कैसे? देखो, इसकी मोमेंटम जीरो है, हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, हाँ सर। रेस्ट में है, रेस्ट में ये जब दो हिस्से में टूटा तो कुछ जितने मोमेंटम से आगे गया उतनी मोमेंटम से पीछे गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकाल लिया। क्या इसके पास आगे गई तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आई होगी? हाँ सर। क्या ये पीछे गया तो इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आई क्या? हाँ। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जोड़ के, टोटल काइनेटिक एनर्जी जोड़ के जो एनर्जी आई है वो कहां से आई है? तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुआ है क्यू, वो जो एनर्जी है वही दोनों अपने काइनेटिक एनर्जी में शेयर किया है, ठीक है ना। वही दोनों अपने काइनेटिक एनर्जी में शेयर किया है। सर क्यू वैल्यू होगा कितना? तो या तो क्यू वैल्यू दिया होगा, नहीं तो क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू बराबर कितना होगा? तो क्यू वैल्यू किसी रिएक्शन का कैसे लिखते हैं? मान लो ये रिएक्शन है, मान लो बेटा ये रिएक्शन है, तो इसका क्यू वैल्यू कैसे लिखोगे? मान लो ये रिएक्शन है तो इसका क्यू वैल्यू कैसे लिखोगे? बताओ फटाफट। ये रिएक्शन है तो इसका क्यू वैल्यू कैसे लिखोगे? सर कुछ नहीं है, लिखेंगे मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी में ये दोनों आपस में बांट लिए। आधा आधा या कितना हो तो हम देखेंगे अभी, लेकिन वो अपने काइनेटिक एनर्जी में लेके गए हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। सर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस ना प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। ये आएगा सर, ये आएगा सर। ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है। ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है। बोलो। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं है? आवाज होगी, आवाज होगी। चलिए मैं फिर से एक बात बताता हूं, एक एक चीज ना देखो, जैसे पूरी बोर्ड में चीजें लिखी है, तुम सोचोगे सर ये कितनी कंफ्यूजिंग और कितना ज्यादा चीजें हैं, लेकिन एक एक करके देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलो मैं फिर से बताता हूं, अल्फा डीके क्यों होता है? सर न्यूक्लियाई में होता है, सॉरी अल्फा डीके किसका होता है? सर उस न्यूक्लियाई का होता है जिसका मास नंबर बहुत बड़ा हो। ये किस लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है। ये रिएक्शन है। क्या रिएक्शन आपको आता है अल्फा डीके का? ये तो 1000 बार समझाया है कि जेड एक्स ए इज इक्वल टू जेड माइनस टू वाई ए माइनस 4, मतलब एटॉमिक नंबर 2 से मास नंबर 4 से घटेगा 2He4 प्लस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ओके, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। और ये सर ये कि नहीं लिखा था पहले? अबे होता तो रिएक्शन यही है, लेकिन ये जो क्यू है वो रिलीज एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को बताता है। अब यहां पे एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, ये कमेंट करके जल्दी बताओ, रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? सर देखो ये अनस्टेबल है, हाँ सर अनस्टेबल है। रिएक्शन क्यों हो रहा है? सर स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। स्टेबिलिटी के लिए जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी के लिए जब रिएक्शन होगा, स्टेबिलिटी के लिए जब रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी।
तो यहां पे लिखा है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हेंस रिलीज्ड एनर्जी इन दिस रिएक्शन शेयर्ड बाय अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। तो शेयर तो बाद में होगा, सबसे पहले बताओ कि रिलीज होगा कितना। समझ रहे हो बेटा, मैं कह रहा हूं शेयर तो बाद में होगा, कितना होगा, कौन कितना लेके जाएगा वो छोड़ो, पहले है कितनी हो तो बात करो। जैसे मान लो कि तुम घर में 2 भाई बहन हो, अब घर वालों ने बोला कि आज हम तुम लोगों को पैसे बांटेंगे, तो तुम पहले ही लड़ लोगे कि कितने कितने पैसे दोगे ये बताओ, या ये पूछोगे कि बताओ आपका बजट क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कितना चाहिए। मान लो कि तुमने सोच लिया कि हम दोनों 50-50% ले लेंगे और बाद में पता चला कि घर वाले 10 रुपए देने वाले हैं, तो तुम भी उनके मुंह पे वो बोल के जाओगे यार अपना पैसा खुद ही रखो यार, खुश कर दिया कि पैसे देंगे, हमने डिसाइड भी कर लिया कि हम 50-50% बांटेंगे, लेकिन बाद में पता चला 10 रुपए का, तो उसका हम क्या ही करेंगे लेके। तो अगर घर वाले तुम्हें बोल रहे कि आज हम तुम लोगों को पैसे देंगे, है ना, तो सबसे पहले पूछो कि अपना बजट बताओ, फिर हम कितना हम दोनों आपस में बांटेंगे वो तो हमारा बाद का मुद्दा है, पहले तो ये बताओ कि आपका बजट कितना है भाई। तो ये पता है क्या कर रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं कि आखिर इस रिएक्शन में एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, कितना मिल रहा है, बस वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कितना एनर्जी मिल रहा है, वो देख रहे हैं कितना एनर्जी मिल रहा है, बस उतना देख रहे हैं, कितना एनर्जी रिलीज हुआ बस ये देख रहे हैं। अच्छा 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 ठीक सर, ठीक है समझ में आया, कितना रिलीज हुआ है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि कितना रिलीज हो रहा है निकाल लिया हमने, हाँ सर निकाल लिया कितना रिलीज हो रहा है। अब सुनो, अब कितना बटेगा वो छोड़ो, सबसे पहले ये देखो कि जब भी कोई रेस्ट में रखी हुई चीज 2 हिस्सों में बटता है तो इस पे किसी ने ईटा पत्थर मार के अल्फा डी के करा है कि अल्फा डी के खुद से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अल्फा डी के अंदर से ही इंड्यूस हुआ है कि बाहर से किसी ने उस पर पत्थर मारा है, ये बताओ। अल्फा पार्टिकल अंदर से ही हुआ है या बाहर से किसी ने पत्थर मारा है, ये बताओ। अल्फा डी के अंदर से हुआ है कि बाहर से किसी ने पत्थर मारा है, ये बताओ। बताओ, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई इसको धक्का मार रहा है, रे अल्फा डी के करा लेना, रे करा लेना, ऐसा तो है नहीं। क्या हुआ है, अंदर से ही अल्फा डी के हुआ, अंदर से ही अल्फा डी के हुआ। तो अंदर से जब कोई चीजें होती है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहां पे बताओ, लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स क्या है बताओ, 0, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं। तो कोई भी चीज अपने आप जब 2 हिस्से में बढ़ती है तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम ये लेके जाता है, देखो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके जाया, तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके गया, तो इस वजह से जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो हमने निकाल दिया मोमेंटम को इक्वल एंड अपोजिट करके। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी कुछ अल्फा पार्टिकल का होगा, हाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा वाई लिखो या डॉटर न्यूक्लियाई लिख दो, एक ही बात है, बराबर क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो जो रिएक्शन यहां से जो एनर्जी रिएक्शन में आया है, जो क्यू वैल्यू है, वो इन दोनों ने अपने काइनेटिक एनर्जी में शेयर कर लिया, एनर्जी खेल लिया। और एक बात बताओ, फॉर इक्वल मोमेंटम दे हैव इक्वल मोमेंटम, उन दोनों के पास इक्वल मोमेंटम है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी p²/2m के फॉर्मूले से दोनों का अगर मोमेंटम सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब रिएक्शन हुआ है, जब टूटा है, तो अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम सेम है, तो सेम मोमेंटम के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, हाँ। तो अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, तो डॉटर न्यूक्लियाई की मास कितनी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास होगा, उसमें कितने डॉटर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियॉन्स हैं, तो A-4 न्यूक्लियॉन्स है और सबका मास mp के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो लिख सकते हो A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल का मास तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, 4 बटा A-4 आ जाएगा क्या, हाँ सर ये भी आ सकता है। अच्छा ये तुम समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल ज्यादा लेके जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस से, क्यों, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और मास कम किसका है, मास कम अल्फा पार्टिकल का। सर कैसे पता चलेगा, तो इसमें टोटल A न्यूक्लियॉन्स है, इसमें कितने हैं सर A-4, और इसमें कितने हैं 4, तो सर ये भी तो कम हो सकता है, नहीं बेटा A खुद 200 300 400 है, क्योंकि A बहुत बड़ा है 1 से, A अगर बहुत बड़ा है 1 से तो A मान लो 200 है, तो 200 में से 4 गया तो 196, और ये तो 4 ही रहेगा, तो अल्फा पार्टिकल लाइटर न्यूक्लियाई हो गया और डॉटर न्यूक्लियर हेवियर हो गया। तो सेम मोमेंटम अगर दोनों कैरी कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो एक डायरेक्ट रिलेशन ये पूछ सकता है कि अल्फा पार्टिकल आपके सिलेबस में है डीके, तो आपसे एक डायरेक्ट सवाल ये पूछ सकता है, बताओ
अगर रिएक्शन हुआ अल्फा डीके हुआ तो कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, अल्फा न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियाई? तो अल्फा न्यूक्लियाई ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा। ओके सर, अब ये इक्वेशन लाओ, क्या है ये सर? के अल्फा प्लस के ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बराबर क्यू। अब अगर हमें निकालना है तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है 3 नंबर, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को तो रहने दो, डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? तो के ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ले सकते हैं, के अल्फा को यहां ले जाओ तो 4 बटा a माइनस 4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू। क्या रिएक्शन सही है? हमने क्या किया, के ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ के ई डी। तो के ई डी की वैल्यू यहां से देखो क्या है, के ई डी बराबर है 4 बटा ए माइनस 4 इंटू के अल्फा, 4 बटा ए माइनस 4 इंटू के अल्फा, यही है। और के अल्फा इज इट इज, के अल्फा इज इट इज है, के ई ऑफ डॉटर निकले रख दिया 4 बटा ए माइनस 4 ऑफ के अल्फा इज इक्वल टू क्यू। यहां से के अल्फा कॉमन निकल जाएगा, के अल्फा कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा 1 प्लस 4 बटा ए माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू। अब इसको एलसीएम लो, अब इसका एलसीएम लो तो के अल्फा एज इट इज बाहर रहेगा और एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आएगा ए माइनस 4, यहां पे आएगा ए माइनस 4 प्लस 4, ए माइनस 4, यहां पे आएगा ए माइनस 4, यहां पे आएगा ए माइनस 4 प्लस 4, ए माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू। 4 से 4 कट गया तो के ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया क्यू इंटू ए माइनस 4 बटा ए, ये आ गया। और सिमिलरली के ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, के ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई आएगा क्यू बटा ए इंटू 4, ये आएगा। ये कहां से निकाला, कैसे निकाला, इसका डायरेक्ट विजुअलाइजेशन अभी मैं कराऊं, ठीक है? तो ये पूरी एनालिसिस हो गई अल्फा डीके की, ये पूरी एनालिसिस। और क्यों होता है वो तो ग्राफ में मैंने बताई था, ये देखो पूरा एकदम डिटेल में आपको एकदम लाइन बाय लाइन एक एक लाइन समझाया है, एक एक लाइन समझाया। रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी निकाली है, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई निकाला है। अब ये पूरा डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, आपके काम का है कि आपको ये फील आ जाए, ये कितने लोगों को फील आ गया कि दोनों का मोमेंटम सेम है, सेम मोमेंटम है। और सेम मोमेंटम के लिए अगर दो पार्टिकल का सेम मोमेंटम के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करेंगे तो इनवर्स रेशियो ऑफ मास होगा, तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक नहीं ज्यादा। ये दो कितने लोगों को समझ में आ गया, दो समझ में आ गया। अब ये दोनों फॉर्मूला मैं डायरेक्टली एमआर स्टार से बता दूंगा, कैसे देखो। एक बात बताओ, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है सर, क्यू। कितने मास नंबर में से क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज हुई है, तो मास नंबर टोटल तो ए था, तो ए मास नंबर से क्यू वैल्यू टोटल एनर्जी रिलीज हुई है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एनर्जी रिलीज्ड पर मास नंबर इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सर लिख सकते हो। और जब वो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके जाएगा तो अल्फा पार्टिकल में मास किसका आएगा, डॉटर न्यूक्लियाई का, ए माइनस 4 इंटू क्यू बाई ए। और काइनेटिक एनर्जी अगर डॉटर न्यूक्लियाई का लूंगा तो उसमें मास किसका आएगा, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का मास सिर्फ 4 होता है, 4 इंटू क्यू बाई ए। ऐसा क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। काइनेटिक एनर्जी डॉटर का मास नीचे ए माइनस 4 और अल्फा का मास ऊपर 4, अल्फा का मास ऊपर 4। तो देखो इसको ढंग से, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई को मैं डिवाइड करूं तो क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कटेगा, ए माइनस 4 बटा 4 आ गया। सोचो क्या आ गया, ए माइनस 4 बटा 4 आ गया। सोचो ए माइनस 4 बटा 4 आ गया। सोचो तो आपको ऐसे ही विजुअलाइज करना है कि देखो यहां पे देखो ना, मैं दिखाता हूं, देखो अल्फा पार्टिकल में देखो क्यू बाई ए, हाँ, और अल्फा पार्टिकल में मास होता है 4 और डॉटर का मास होता है ए माइनस 4। देखो पेरेंट का मास था ए, पेरेंट का मास नंबर था ए, अल्फा पार्टिकल का मास है 4 और डॉटर न्यूक्लियाई क्या ए माइनस 4, मास नंबर कंजर्व रहेगा। हाँ, तो देखो यहां पे अल्फा पार्टिकल में टोटल क्यू बाई ए और इंटू डॉटर का मास ए माइनस 4 और डॉटर में टोटल क्यू बाई ए इंटू अल्फा पार्टिकल का मास 4। तभी तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कट गया, ए माइनस 4 बटा 4, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। और ये तो वेरीफाई होना ही चाहिए था, 4 बटा ए माइनस 4। देखो डॉटर बटा अल्फा, अल्फा का मास ऊपर डॉटर का मास नीचे, कर लो यहां से, कर लो यहां से। क्या फील आया, क्या फील आया इस बात का? चलिए
अब नीट में इससे कैसे सवाल पूछे हैं, क्या क्या कंसेप्ट पे सवाल पूछे हैं देख लीजिए। चलिए लीजिए, ये था ना होमवर्क, कह रहे थे कि होमवर्क करना है हमें, लो करो, चलो करो। 2015 का सवाल है, क्या न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीके एट रेस्ट इनटू थोरियम एंड हीलियम, द हीलियम न्यूक्लियाई हैज मोर मोमेंटम देन, नहीं मोमेंटम सेम, हीलियम न्यूक्लियाई हैज काइनेटिक एनर्जी, हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस, नहीं अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम, यस, द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम, नहीं लेस मोमेंटम नहीं, मोमेंटम बराबर और हीलियम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लाइट पार्टिकल मोर काइनेटिक एनर्जी, ले खत्म, सेट हो गया, सेट हो गया भाई। और इसको पढ़ने में टाइम लगता है, काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं, देख रहे हो 11th का पूरा एप्लीकेशन है घुस घुस के, देख लो हर लाइन में 11th का, देखो यहां पर इक्वल वेलोसिटी की फील, यहां पे क्यू वैल्यू न्यूक्लियर का फील, फिर यहां पर रेशियो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मोमेंटम का कंसेप्ट, पूरा फील है। एक और सवाल करोगे, बढ़िया, चलो ठीक है, ये देखो, ये देखो अच्छा सवाल है, सवाल देखो पहले, इन एन अल्फा डीके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 48 MeV दे दिया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 48 MeV दे दिया, एंड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 50 MeV, अच्छा क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी दे दिया 50 MeV, द मास नंबर ऑफ द मदर न्यूक्लियाई इज, अच्छा ए पूछा है, ओ शाबाश, मास नंबर पूछा है, गुड 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 गुड, एज्यूम दैट डॉटर न्यूक्लियाई इज इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई, कर देंगे, कर पाओगे, थोड़ा उलट पलट तो करो भाई, उलट पलट तो करो, हो जाएगा, उलट पलट करो, उलट पलट करो, हो जाएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है, तो बड़ा आसान है, काइनेटिक एनर्जी किसका दिया है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू बाई ए, और अल्फा की काइनेटिक में डॉटर का मास A-4, तो ये 48 बराबर क्यू वैल्यू 50, ए इंटू A-4, यही तो करना है, तो 12 चौक 48, 4 से कैंसिल कर दे, एक मिनट रुक, ये 24 कर, यहां पे रुक, 24 और ये 25, इसको इधर लाओ, तो 24A बराबर 25A माइनस 25 चौका 100, माइनस 100 को इधर लाओ, 100 बराबर 25A में से 24A जाएगा, ए बराबर 100 आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। 74% लोगों ने सही किया, ये 10% कभी भी नहीं मानेगा तुक्काबाज। 96 कैसे आया भाई, 96 कैसे आया बताना जरा, चलिए देख, ये देख भाइयों भाइयों, ये देखो, अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 220, न्यूक्लियस विथ मास नंबर 220 initially at rest emits an alpha particle, q value of the reaction is 5.5 MeV, then kinetic energy of the alpha particle is, न्यूक्लियस विथ मास नंबर 220, मास नंबर बेटा है 220, ठीक है सर, emit an alpha particle, q value of the reaction is 5.5 MeV, then kinetic energy of the alpha particle, kinetic energy अल्फा का होता है a बाई क्यू इंटू डॉटर न्यूक्लियाई का मास, और डॉटर का पूछता तो a बाई क्यू इंटू 4, ए बोलो कितना है 220 दिया तो a बाई 4 ना, क्या है q बाई ए, एक मिनट क्या है q बाई ए लिखते हैं, सॉरी q बाई ए,
अच्छा, कभी से गलती से अगर तूने ए बाई क्यू लिख दिया तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा। ये बात का फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दे। तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन दिया है क्या? हाँ, 5.5 0.5 बटा 220 इंटू ए माइनस 4 हो जाएगा 216। अब 216 220, तो ऑब्वियस सी बात है ये कट के एक से बड़ा आएगा नीचे, एक से बड़ा आएगा तो 5.4 से थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा। तो 5.4 से बड़ा 6.5 तो हो नहीं सकता, 5.4 हो नहीं सकता, और क्या है 5.5 है, तो 5.5 से 5.6 कैसे हो जाएगा? 5.6 हो नहीं सकता, 6 पर इतना होगा नहीं, तो बी आंसर आएगा। अरे शाबाश, ये क्या बकलोली वाला सवाल था यार, क्या बकलोली वाला सवाल था। बोल, इस सवाल में एकदम गुम्स गुम्स आ गया कि नहीं? ये आंसर है। और इसका डायरेक्ट एमएसआर है कि भाई जितना टोटल एनर्जी है उसी में से तो शेयर करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जस्ट थोड़ा सा कम होगा 5.5 एमईवी से, क्योंकि ये डॉटर से थोड़ा ज्यादा लेता है तो 5.5 से कम होगा। अब 5.5 से 5.4 भी तो है, अच्छा है, एक मिनट तो सॉल्व करना पड़ेगा यार, 5.4 भी है, 4.4 नहीं, वो डी आंसर आएगा शायद, डी आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर बहुत छोटा है, तो 5.4 से थोड़ा कम, जस्ट सॉरी, ये आएगा आंसर, डी आएगा, क्योंकि ये 4.4 ज्यादा ही कम हो गया, ये इतना फैक्टर नहीं दे पा रहा ना। 216 और 220, अगर 220 को 216 से डिवाइड 216 को 220 से डिवाइड करूंगा तो क्या 0.9 आएगा? 0.9 का मतलब 5.5 से जस्ट थोड़ा सा कम, ये आंसर आएगा 5.4। मैं गलती से इसको ज्यादा समझ लिया था, ये आंसर आएगा, 4.4 नहीं है। तो ये डायरेक्टली भी आप सोच सकते हो, सॉल्व करके निकालो, या डायरेक्टली भी आप सोच सकते हो। समझ में आया? अच्छा चलो, इतने से जितने लोगों को ये फील आ गया होगा कि सर ये बात से दो ऑप्शन तो गलत कर देंगे, 5.6 क्योंकि 5.5 से ज्यादा नहीं जाएगा, और 6.5 ये दोनों गलत है, इतना फील आ गया तो दिल बना दो बस, सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत छोटा वैल्यू है, 216 और 220 का वैल्यू अगर कट करोगे तो 0.9 आएगा, 0.9 मतलब 5.4 के पास, 5.5 के पास, 5.5 के जस्ट पास ही है, तो ये आंसर हो गया, खत्म। इतना दिमाग तो लगाना चाहिए, इतना दिमाग तो लगाना चाहिए। चलो ये सवाल देखो, न्यूक्लियाई इज एक्स इज 200 decay emitting an alpha particle if energy of the daughter nuclei is 0.2 MeV, then Q value of the reaction is। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई होता है Q बाई A इंटू 4, बस यही होता है। डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दिया है 0.2 MeV एंड Q पूछा है, A है तेरा 220 इंटू 4, तो 220 इंटू 4 का मतलब ये हो गया, ये काटोगे तो 55 आएगा क्या? 5 चौका 20, 4 हाँ 55 आएगा, तो Q वैल्यू हो जाएगा 55 इंटू 0.2 MeV, 55 इंटू 0.2 MeV। जीरो पॉइंट टू MeV 11 आ रहा है, और आंसर में भी ग्रीन लिखा हुआ है 11, कोई बात नहीं। सी, वाह बेटा, मेरा मेहनत के जिसने बोला ना सी, अटोरा तोड़ दूंगा तेरा। सर हाउ देखा ना, सी आवत है, फिर तो एकदम ग्रीन में लगा हुआ है सी, ये देख के बोल दिया सी। सॉल्व तेरा पड़ोसी करेगा? हाँ सर उसी से करवाओ, तो सिलेक्शन भी उसी का होगा, याद रखना। फिर सिलेक्शन भी उसी का होगा, याद रखना। फिर चल नेक्स्ट, नेक्स्ट समझ भाई, क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा डीके, क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा डीके, क्यू वैल्यू ऑफ बीटा डीके, क्यू वैल्यू ऑफ बीटा डीके, क्यू वैल्यू ऑफ बीटा डीके क्या होगा? तो देखो, ए कोई न्यूक्लियर ए नहीं, एक्स है, उसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड। तो सबसे पहले हम बीटा माइनस डीके देखते हैं, बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके का सबसे पहले इक्वेशन बताओ क्या है, बीटा माइनस डीके का, बीटा माइनस डीके का। तो एक्स ए जेड वाई, मास नंबर सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर बीटा माइनस डीके में नीचे गिरता है, नीचे गिरेगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, याद है क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो क्या निकलेगा, ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है, तुमको पता है ये बात?
सर कैसे याद रखेंगे? बड़ा आसान है। देख सबसे पहले देख इलेक्ट्रॉन क्या है सर? पार्टिकल। तो उसके साथ न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल निकलेगा, और जब वहां पे पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है तो वहां पे न्यूट्रिनो निकलता है। सिंपल लॉजिक, जोरदार, खत्म। अब यहां पे जो क्यू वैल्यू होगा, वो क्यू वैल्यू आएगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। सर बस इतनी सुख, हाँ इतनी सुख। वेयर एम एक्स इज द न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स। यहां पे किसका मास लेते हैं जब ये लिखते भी है तो न्यूक्लियाई का मास लिखे थे ना भाई क्यू वैल्यू में। न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, ठीक है ना। और एमओआई क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मास। सर ई इलेक्ट्रॉन भी तो है, वो इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के कंपेयर में क्या मजाक बना के रखा है तूने? क्या मजाक बना के रखा है? अरे हाँ सर ये तो गड़बड़ी हो गया। तो अब ये जो क्यू वैल्यू है, ऑल रिलीज्ड एनर्जी, RELEACD, रिलीज्ड एनर्जी शेयर्ड बाई इलेक्ट्रॉन ओनली। क्यों? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ वाई। अब ये कितनी जाएगा? अल्फा पार्टिकल तो फिर भी डॉटर न्यूक्लियर के मास के कंपेयर में कुछ रेशियो ले सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इसके कंपेयर में क्या ही होगा? जब तुम देखोगे तो यही तो देखोगे कि एक एक्स था और एक्स वाई बना और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकला। और एंटी न्यूट्रिनो की तो बात ही छोड़ो साला, वो क्या ही औकात उसकी, वो तो एकदम मासलेस होता है। तो यहां पे दो चीजें बनी, एक वाई बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। अब वहां पे तो फिर भी अल्फा पार्टिकल था तो कुछ रेशियो तुमने देखा। न्यूट्रिनो इज मासलेस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में भी 5000 गुना कम मास है उसका। तो लावा दुआ समझते हो? लावा दुआ है। अब सुनना ध्यान से। सर एक मिनट, यहां पे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप खा गए, क्यों ना खाऊं? ये न्यूक्लियस के मास के कंपेयर में इसकी क्या औकात? तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन निकला था डॉटर न्यूक्लियाई। ये डॉटर न्यूक्लियाई और ये इलेक्ट्रॉन। सारा जो रिलीज एनर्जी है क्यू वैल्यू, वो सब का सब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। क्यों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया? अबे मास इलेक्ट्रॉन की इतनी कम, सारा लेके चला जाएगा। ठीक है सर, तो सारा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन कुछ ना कुछ न्यूट्रिनो भी लेके जाएगा। हाँ, तो जब यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्राफ बनाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब बहुत सारे डीके दिया, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डीके। मान लो एक डीके कराया बीटा माइनस का, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी देखा। एक और डीके कराया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी देखा। एक और डीके कराया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी देखा, है ना। सेम रिएक्शन में, मतलब सेम बहुत सारे लाखों एटम लिए, एक्स टाइप के लाखों एटम लिए, और सबका डीके कराया। और सभी में इलेक्ट्रॉन की निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा तो एक इलेक्ट्रॉन डीके का है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवीं की, छठी की, सातवीं की, आठवीं की, इस सब की काइनेटिक एनर्जी सेम आनी चाहिए कि अलग अलग आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए कि अलग अलग आनी चाहिए? बताइए। सेम आनी चाहिए कि अलग अलग आनी चाहिए? ये दोनों के मास सेम नहीं होगी ना बेटा। इसमें मास नंबर तो सेम है, चलो इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, दोनों अलग न्यूक्लियाई है, इसका मास अलग आएगा। सेम होनी चाहिए, लग रहा है सेम होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, सेम एटम से बहुत सारे बीटा माइनस डी के करा के अलग अलग इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी देखी तो इस तरह का ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ क्यों बना सर? कभी कम फिर ज्यादा, कभी कम। इसी से तो आइडिया लगा कि साला कोई और पार्टिकल है जो काइनेटिक एनर्जी शेयर कर रहा है, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियाई तो ना कर पाई क्योंकि इसकी मास तो बहुत कम है। डॉटर न्यूक्लियाई तो ना कर पाई क्योंकि इसकी मास बहुत कम है। तो कोई और है, मैं तुम और वो, मैं और तुम, मैं तुम में सारा मैं तुम नहीं, लेकिन मैं तुम में वो है,
उसका आइडिया कैसे लगा? इसी ग्राफ से एक्सपेरिमेंट में लगा कि साला कोई तो है जो थोड़ा बहुत झोल पैदा कर रहा है, कोई तो है जो थोड़ा बहुत झोल पैदा कर रहा है, उसका आइडिया लगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है मोटा मोटा कि ये वाला ग्राफ, और ये ग्राफ एज इट इज तुमको लर्न करना है, एज इट इज तुम्हें याद रखना है, मार रट्टा। और आए हैं एनसीईआरटी में नहीं है ये ग्राफ, आई गेस शायद मैं पढ़ा नहीं है, लेकिन इससे सवाल आए हैं, जेई में है, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में सवाल है कि बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ देखिए तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। मैं तुम और वो, मैं तुम और वो में सारा मैं तुम नहीं, लेकिन सारा मैं में भी मेरा मैं सेम नहीं, क्योंकि मैं तुम में वो भी है, मैं तुम में वो भी है। एंटी न्यूट्रिनो वो भी थोड़ा खा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। अब ये किसके टर्म्स में है? न्यूक्लियर मास के सम में है, न्यूक्लियर मास के टर्म्स में क्यू वैल्यू। अगर तुम क्यू वैल्यू लिखते हो, इफ क्यू वैल्यू इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन ये लिखेंगे हम न्यूक्लियर का मास ही। भाई रिएक्शन में जो क्यू वैल्यू डिफाइंड है वो तो न्यूक्लियर मास के टर्म्स में डिफाइंड है। अब इस न्यूक्लियर के मास को क्या हम लिख सकते हैं? एटॉम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। भाई ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्या मैं ये लिख सकता हूं मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर एटम का मास, एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास, माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। ये लिख सकता हूं क्या? ये लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? सर क्या? देखो क्यू वैल्यू में जो हम मासेस लिखते हैं वो किसका मास होता है? सर न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का। तो ठीक है, न्यूक्लियस के मास के तो हमें सर टर्म में समझ में आ गया, इसका मास मैंने इसका मास इंटू सी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियर के टर्म से नेग्लिजिबल होता है, समझ गया। अगर इस न्यूक्लियस के मास को इसी फॉर्मूले में, इसी न्यूक्लियस के मास को अगर एटम के मास के टर्म्स में लिखे तो न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखो। जब यहां पे लिख के सॉल्व करके निकालते हैं, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तो भी यही रिएक्शन आता है, mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर। यहां पे है एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई। क्या मैं प्रूफ करूं? डू यू वांट कि मैं इसको प्रूफ कर दूं? कर देता हूं, चलो कर देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ कर देता हूं। चलो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बराबर होता है न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वाई, यही लिखोगे, हाँ, इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर। अब जब हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो अभी बताया कि क्यू वैल्यू तो न्यूक्लियर मास के टर्म्स में ही आता है। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन में मास तो न्यूक्लियस का ही होगा, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन में मास तो न्यूक्लियस का ही होगा, लेकिन उस न्यूक्लियस के मास को हमें एटम के मास में कन्वर्ट करना है। तो बोलो जो तुम्हारा एक्स था उसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है, हां, अब इसका मास लिखोगे एटम का, तो मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम ऑफ एक्स माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये लिखेंगे? हाँ सर लिख लो, ठीक है। तो एटम का मास माइनस उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसका मास घटा देंगे तो न्यूक्लियस का मास आ गया, माइनस इस फॉर्मूले का। वाई में, तो वाई में सर हो जाता है जेड प्लस 1 इंटू ए, तो आप लिखोगे मास ऑफ वाई, मास ऑफ वाई, एक मिनट इस एक्स को ढंग से लिख लेता हूं, मास ऑफ वाई माइनस जेड प्लस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड प्लस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाई के एटम की मास में से कितने इलेक्ट्रॉन की मास घटाएंगे? तो इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो न्यूट्रलिटी रहेगा। हाँ, और जब आप एटम के मास के टर्म्स में लिख रहे हैं तो इसकी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का मास यहां भी आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहां भी लिखेंगे इंटू सी स्क्वायर। क्या यही रिएक्शन आएगा? क्या भाई यही तो लिखोगे, एक्स बराबर वाई प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, यही तो रिएक्शन है। तो एक्स के न्यूक्लियस का मास जब लिखेंगे तो एटम के मास माइनस इलेक्ट्रॉन के मास घटा दिए, वाई का एटम का मास मैं वाई में जितने इलेक्ट्रॉन उसके मास घटा दिए, और इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे
क्योंकि जब हम एटम का मास लिख रहे हैं तो एटम के मास में तो इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके सर, तो क्यू वैल्यू बराबर यह आ जाएगा एम एक्स मास ऑफ एटम ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस मास ऑफ वाई, और बेटा ये माइनस जब इस माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आएगा, क्योंकि जेड प्लस वन में एमी अंदर जाएगा तो जेड एमी प्लस एमी, और जेड एमी प्लस एमी में से ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ये लिखोगे, ये लिखोगे। अब देखो जेड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में, जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में कट गया, प्लस एमी माइनस एमी कट गया, तो क्यू वैल्यू क्या आया, एम एक्स माइनस एमओ आई इंटू सी स्क्वायर। कहने का मतलब है, तुम्हें समझ आए ना आए, लेकिन तुम्हें बस इतना समझना है कि क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन अगर मैं बीटा माइनस डीके का लिखता हूं, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन अगर मैं बीटा माइनस डीके का लिखता हूं, बीटा माइनस डीके का लिखता हूं, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बीटा माइनस डीके का लिखता हूं, तो यहां पे एक्स का न्यूक्लियस का मास लिखूं, वाई के न्यूक्लियस का मास लिखूं, या एक्स के एटम का मास लिखूं, वाई के एटम का मास लिखूं, वैल्यू सेम आता है। बस ये बताना है। और हो सकता है कि कहीं भी पढ़ो, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी कोई किताब में पढ़ो, ये चीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन नीट में पूछा है, नीट में पूछा है तो बताते क्यों नहीं लोग, नहीं बताते हैं, आता नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में है नहीं। और पूरे यूट्यूब के कहीं भी न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके कोई भी पढ़ाओ, जाके देखोगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन ये डिफरेंशिएशन मेरा धर्म है बताना, क्योंकि एग्जाम में आया है गुरु, एग्जाम में आया है, नीट में आया है। ठीक है, तो समझ ले, थोड़ा मुश्किल है मैं मानता हूं। तो सबसे पहले तो एक बात समझ कि हम क्यू वैल्यू न्यूक्लियस के मास के टर्म्स में लिखते हैं, इसका मास न्यूक्लियस का, इसका मास, और ये इसलिए हटा दिया क्योंकि न्यूक्लियस के मास के टर्म्स में लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बस ये समझाना था, पहली बात तो ये समझो। और एटम के मास के टर्म्स में लिखेंगे तो शुरू तो यहीं से करेंगे, लिखना तो मैं न्यूक्लियस का मास ही है, न्यूक्लियस का मास बराबर होगा एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास, तो रख के फाइनली इलेक्ट्रॉन का मास कट जाता है, एटम के मास के टर्म्स में भी यही आंसर आता है। ये मुझे सिखाना है, ये मुझे सिखाना है, ठीक है, ये मुझे सिखाना था, ठीक है। चलो ये ग्राफ लर्न कर लो, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, क्यों बनता है इसका कोई रीजन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि बहुत सारा बीटा माइनस डीके में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अगर काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ग्राफ बनाए तो हर इलेक्ट्रॉन का, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक सेम नहीं आता। यहीं से तो हिंट मिला कि कोई एक और पार्टिकल है जो झोल कर रहा है, वो है एंटी न्यूट्रिनो। दूसरा इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, बीटा माइनस डीके का इक्वेशन क्या है, क्लियर, चलिए चलिए ठीक है। अब देखिए क्यू वैल्यू ऑफ बीटा प्लस डीके, क्यू वैल्यू ऑफ बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके का क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बीटा प्लस डीके का क्या होगा, एक्स कन्वर्ट हो रहा है, मान लो मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर है जेड, तो बनेगा वाई मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर हो जाएगा जेड प्लस वन इंटू ई प्लस और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो यहां पे क्या निकलता है, न्यूट्रिनो, क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन खुद एंटी पार्टिकल है, तो यहां पे क्या निकलेगा बेटा, न्यूट्रिनो निकलेगा। सर डन, समझ में आ गया। अब इसका क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन लिखोगे तो ये आएगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। सर ये तो सेम आ गया पहले जैसा। अबे ये वाई और एक्स जो इसमें है वो पहले वाले में वाई और एक्स थोड़ी ना है, एक्सप्रेशन सेम है लेकिन सेम चीज थोड़ी ना एग्जैक्टली। अच्छा जेड माइनस वन आएगा, ठीक, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, घटता है। वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा तुमने ध्यान से पढ़ा। हाँ मैं तो चेक कर रहा हूं, करता रहता हूं ना बीच में कभी कभी गलत लिख के कि तुम्हारा फोकस है कि नहीं। अब मुझे बताओ ये दिखने में सेम है कि एग्जैक्टली सेम है, तो एग्जैक्टली सेम कैसे हो जाएगा, यहां पे जेड माइनस वन है वाई में और यहां पे देख क्या है, यहां पे सर जेड प्लस वन है, अलग है, अलग है, अलग है, देख अलग है, देख देख अलग है,
तो ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है। इसमें भी ऑल काइनेटिक एनर्जी, ऑलमोस्ट ऑल काइनेटिक एनर्जी, ऑलमोस्ट ऑल काइनेटिक एनर्जी शेयर्ड बाई पॉजिट्रॉन ओनली, पॉजिट्रॉन ओनली। सेम रीजन है यहां भी, उस चीज का सेम रीजन है। अब ये जहां पे mx और my है लिखा है, ये कौन सा मास है? न्यूक्लियर मास। अब इसको अगर एटॉमिक मास में कन्वर्ट करूं तो x बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आ जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, सॉल्व करवा जाएगा जैसे मैंने सॉल्व किया पहले। और यही नीट में पूछा है, यही नीट में पूछा है डायरेक्ट क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा प्लस डी के इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड in terms of atomic mass of x and y, in terms of atomic mass of x and y. In terms of atomic mass of x and y. क्लियर है? Y2Me बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप कहो तो मैं फिर से प्रूव कर दूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, 2 लाइन कंसेप्चुअली फोकस से लिखूंगा, आ जाएगा, है ना? तो या तो इसको याद रख लो, नहीं तो मैं कर देता हूं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं प्रूव कर दूंगा 1 सेकंड में। तो याद रख ले। अच्छा, तू ऐसे याद रख ले, मैं कैसे याद रखा हूं कि बीटा माइनस डीके में एटॉमिक मास न्यूक्लियर मास में सेम आता है, और बीटा प्लस डीके में बीटा प्लस टी का है, तो एक्स्ट्रा टर्म आता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों आएगा? तो लॉजिक यहां पे साफ साफ है कि Z-1 है, तो यहां पे भी एक -me आएगा और यहां पे भी एक -me आएगा, तो -2me आ जाता है। बस सिंपल सी बात है। प्रूफ नहीं करूं तो याद रख ले फिर। बायो की शक्ति धूम मचाए, वारे बायो की शक्ति धूम मचाए। चल इधर देख, गामा डी के समझ ले थोड़ा। गामा डी के लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट नहीं बताया था, कंसेप्ट बता दिया था, गामा डी के का वो नहीं बताया था क्या होता है। गामा डी के में क्या होता है कि आफ्टर एवरी अल्फा डीके और बीटा डीके, आफ्टर एवरी अल्फा डीके और बीटा डीके, न्यूक्लियाई इज इन excited state, nuclei is in excited state. After every alpha decay and beta decay, nuclei is in excited state, nuclei is in excited state. After gamma decay मतलब photon emission, gamma decay मतलब photon emission, it comes to the ground state, ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, मतलब एनर्जी थोड़ा सा फोटोन के फॉर्म में इमिट करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसका रिएक्शन कैसा होगा? मान लो Z है, X है न्यूक्लियाई, Z एटॉमिक नंबर, मास नंबर A, ये जब Y में कन्वर्ट होता है, Z माइनस वाई और A, कौन सा डीके बताओ सर? Z-1 है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हुआ, बीटा प्लस डीके। तो इस बीटा प्लस डीके में जो न्यूक्लियाई बनता है उसमें स्टार लगा होता है। सर स्टार बताता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में, और उस एक्साइटेड स्टेट से एक फोटोन निकाल के ये Y ग्राउंड स्टेट में आएगा, जिसका मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z ही रहेगा। ये है गामा डीके का प्रोसेस। तो आफ्टर एवरी अल्फा डीके एंड बीटा डीके, न्यूक्लियाई रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट, और उस एक्साइटेड स्टेट से वो डीके करके ग्राउंड स्टेट में, उस एक्साइटेड स्टेट से डीके करके वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। बस ये रिएक्शन है सर। इतनी सुख है, ये इतनी सुख है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है।
एक्साइटेड स्टेट में रहता है, एक्साइटेड स्टेट से फोटोन निकाल के ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में रहता है, एक्साइटेड स्टेट से फोटोन निकाल के ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम के सेल, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के सेल से होता है ओनली। कैसे होता है? जैसे मान लो न्यूक्लियस है जिसका खूब सारे प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सबसे नजदीकी में सेल कौन सा है? के सेल। के सेल के इलेक्ट्रॉन सबसे पास होते हैं न्यूक्लियस के। हाँ, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है के सेल से। ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो पकड़ के अंदर खींच लेता है कभी कभी, है ना, पकड़ के अंदर खींच लेता है। आजा 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 बेटा, तू अंदर आजा। लेकिन सर न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो सुनिएगा ध्यान से होता क्या? प्रोटॉन कैप्चर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल एंड कन्वर्टेड इनटू। यहां पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है कि अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, बाहर नहीं फेंक रहा है। क्या हो रहा है? प्रोटॉन कैप्चर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल एंड कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो ये इक्वेशन होता है। एक्स का एटॉमिक नंबर, जेड मास नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसने कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके वाई बना और वाई में बन जाएगा Z-1 इंटू ए प्लस, यहां पे न्यूट्रिनो निकलता है सर, न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया। अब चार्ज बैलेंस कर लो, तो चार्ज बैलेंस करोगे तो एक प्रोटॉन इधर कम है तो एक पॉजिटिव चार्ज कम है, तो यहां पे भी तो एक निगेटिव चार्ज है जो कि बैलेंस कर देगा। सही है, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर का इक्वेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर का इक्वेशन होता है। शांत मन से इसको देख लीजिए। हाउ इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ऐसे बस हो गया, पकड़ लेता है, दबोच लेता है। हाउ? ऐसे देखता रहता है, ऐसे देखता रहता, बस खत्म, पकड़ लिया, हो गया, पकड़ लिया, दैट्स इट। और कोई टेंशन कंसेप्ट ही नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट तो कर ही रहे थे, दबोच लिया, और क्या है? तो भाई एक इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन बन गया तो एटॉमिक नंबर एक से कम हो गया ना, क्योंकि प्रोटॉन कम हो गया एक। YZ-1 मत पढ़ बे, नशे में है, क्या लिख रहा हूं? एंड कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके। सर सेम ये बीटा माइनस डी के जैसा नहीं है ना, बीटा माइनस डी के, बीटा प्लस डी के जैसा। उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर इमीट होता है, यहां इमीट कहां हुआ है? तो कैप्चर किया, इधर इलेक्ट्रॉन आया। राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है। हम डैश ही है। चल इधर फ्यूजन और फ्यूजन समझते हैं। लिखा है भाई साहब साफ साफ शब्दों में, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया प्रोटॉन ने। ये ऐसे भी एक रिएक्शन को लिख सकता है कि एक प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के न्यूट्रॉन बना लिया और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इधर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी न्यूट्रिनो का पार्टिकल। सो लेकिन आप पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल निकालते तो सेम साइड में था तब ना। देख कितना तगड़ा लॉजिक दे आओ, कभी भूलेगा ही नहीं। सेम साइड में है तब तो पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल, इधर भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो इधर न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, न्यूट्रॉन बन गया। बता, इसका चार्ज 1 प्लस ही, इसका चार्ज माइनस ही, इसका 0, चार्ज भी बैलेंस है। न्यूट्रिनो चार्जलेस होता है और मासलेस होता है। बता, ले, खत्म। तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, न्यूट्रॉन बना लिया। तो एक प्रोटॉन कम हो गया, उसमें प्रोटॉन कम हो गया तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा। हे प्रभु, कैसे हैं? कैसे हैं? नहीं, ऐसे क्यों हैं प्रभु, ऐसे क्यों हैं? चलिए इधर देखिए, एक ग्राफ बनाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर। तो मोटा मोटा ऐसा कुछ ग्राफ बना था, रफ ऐसा कुछ ग्राफ बना था। हाँ सर, ऐसा ही तो ग्राफ आपने बनाया था।
तो ये ग्राफ हमने बनाया, ये ग्राफ हमने बनाया। इसमें 30 से लेकर के मास नंबर 30 से लेकर के मास नंबर 170 के बीच जो न्यूक्लियाई होते हैं मीडियम साइज के स्टेबल होते हैं। इसमें छोटू छोटू से ये न्यूक्लियाई है, छोटू छोटू से न्यूक्लियाई, और इसमें मोटू से न्यूक्लियाई है। अब क्या होता है कि जिसका साइज छोटा है वो चाहता है कि हम दोनों मिलकर अपना साइज बड़ा कर ले कि थोड़ा स्टेबल हो जाए। इसको कहते हैं, हम टूटने को कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब ब्रेक होना, ब्रेक होना, टूटना। फ्यूजन मतलब टूटना। फ्यूजन मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, टूटना, दो हिस्से में बट गया, दो हिस्से में बट गया। जैसे मान लीजिए कि 1H1 प्लस 1H1, तो ये हो जाएगा 2H2, ड्यूटोरियम बन जाएगा, है ना। देखो एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन है तो ड्यूटोरियम बन गया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ना, ये ऐसे बन जाएगा ना 1H2। एक कंबाइन होकर ड्यूट्रॉन बना लेता है, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन बन के ये बना। जैसे ये देखो 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, ये मिलके 2He4 बन जाता है। इसको कहते हैं फ्यूजन। इसमें किस लिए होता है? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए होता है। ये होता किस लिए है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो इसमें एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। कितना एनर्जी पर फ्यूजन रिलीज होता है? तो 3 to 4 MeV, 3 to 4 MeV, और मतलब अलग अलग रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसमें 3 to 4 MeV होता है या 0.5 MeV होता है, अप टू 20 MeV। बड़ा रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है तो इसमें 20 MeV, तो मोटा मोटा 3, 4 या 20 MeV के आसपास होता है पर फ्यूजन, पर फ्यूजन। बट ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। वो देखा है कि हम अपने नीचे 2 बनाओ, हमारे नीचे 2 का 2 और बनेगा। फ्यूजन मींस जुड़ना। हाँ तो मैंने क्या लिखा? अच्छा सॉरी, जुड़ना, ऐड होना, ब्रेक होना नहीं। फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक, फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक, सॉरी। बड़ा न्यूक्लियर ब्रेक होगा ना, तो सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने वो देखा है जोड़ने वाला कंसेप्ट, कि अपने नीचे 2 जोड़ लो, वो 2 4 को जोड़ेंगे, 4 8 को जोड़ेंगे, 8 16 को जोड़ेंगे, इस तरीके से आप अमीर हो जाएंगे। तो देखो जैसे आप ये हैं, आप है रामलाल, तो रामलाल ने 2 को जोड़ा, पिंकी और चुनमुनिया, पिंकी ने 2 को जोड़ा, है ना, रिंकी और बबीता, चुनमुनिया ने 2 को जोड़ा, कलुआ और बाबू जलेला, फिर इसने 2 और को जोड़ा, इसने 2 और को जोड़ा, इसने 2 और को जोड़ा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही चेन रिएक्शन होता है। और ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, है ना। वो बिजनेस, पिरामिड बिजनेस जिसको कहते हैं, ये कहां होता है? सन में होता है। अच्छा, इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर बहुत हाई होता है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर फ्यूजन इज वेरी हाई, और सन में एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टेम्परेचर 10 का पावर 7 to 10 का पावर 9 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर होता है सन। 10 का पावर 7 से लेकर के 10 का पावर 9 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर होता है सन में, इतना हाई टेम्परेचर होता है सन। 10 का पावर 7 से लेकर के 10 का पावर 9 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर होता है। सर इतने हाई टेम्परेचर क्यों होता है? अरे भाई 2 लोगों को जोड़ के 1 बना देना, ये आसान काम है क्या? मान लो 2 लोग मिलके 1 बनना चाहते हैं, तो जैसे वो पास आएंगे, है ना, जैसे वो पास आएंगे, मिलने पास आएंगे, तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर फोर्स तो लगता नहीं है। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब पास आके चिपकना चाहेंगे तो बहुत कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा लगेगा कि वो पास नहीं आ पाएंगे। तो पास आने के लिए उनको चाहिए एनर्जी। मैं एकदम तुमको फील दिला देता हूं। ये टॉपिक नहीं लिखा है क्या मैंने? न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन नहीं लिखा है क्या? एक मिनट यार, एक सवाल लिखे, फ्यूजन ये लिखा है ना, यहां पे लिखा 29 नंबर पेज पे। इसको ऊपर लाता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। होता क्या है? बहुत कुछ होता है, खतरनाक कुछ होता है। देख भाई, ऐसा है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 लाइटर न्यूक्लियाई।
कंबाइन टू फॉर अ हेवियर न्यूक्लियस। जैसे मान लो एक 1H1 है और एक 1H1 को मतलब प्रोटॉन को मैंने फेंका और ये 1H1 को इधर से फेंका और बोला कि जा मिल ले, तो भाई ये E प्लस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, दोनों पास आएंगे, तो दोनों पास आएंगे, v वेलोसिटी से मैंने फेंका है, तो क्या कहीं ना कहीं क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जाके रुक जाएंगे? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इनको चिपकने से रोकेगा, इसको चिपकने से रोकेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पास जाएंगे तो इनकी स्पीड घटेगी और ये कहीं ना कहीं बीच में डिस्टेंस में जाके रुक जाएंगे। अब ये कंबाइन हो जाएं, मतलब ये तो ओवरलैप हो जाएंगे कितने डिस्टेंस पर? तो 10 का पावर -15 फर्मी मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, और 10 का पावर -15 फर्मी मीटर डिस्टेंस पर जाएंगे तभी तो न्यूक्लियस कोलैप्स होंगे। हाँ, उसके लिए वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? के E प्लस मल्टीप्लाई E प्लस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सोचो तो के होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -15 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए कि यहां पे बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा स्पीड कैसे आएगा? बहुत ज्यादा हीट करने पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी आएगी, तब जाके ये चिपकेगा। अच्छा, तुम सॉल्व करके लाओगे ना तो लगभग 10 का पावर -3 न्यूटन के आसपास आएगा। तुम बोलोगे सर ये 10 का पावर -3 न्यूटन आपका बड़ा फोर्स है। हाँ बे, क्योंकि मास कितना है, बहुत हल्का है ना प्रोटॉन, उसका मास खुद -27 है और 10 का पावर -3, तो एक्सीलरेशन भी निकालेगा फोर्स बटा मास करके, तो ये करोड़ों गुना ज्यादा रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो 10 का पावर -3 किसी के लिए छोटा तो किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हम उसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी किसमें देते हैं? हीट के फॉर्म में। हीट कैसे बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तब जाके 10 का पावर 7 केल्विन इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को फॉर overcome this electrostatic repulsion for overcome to overcome this electrostatic repulsion we give high thermal energy by increasing temperature। अब देखो सवाल देखो यहां पे ये पूछा हुआ सवाल है कि फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज न्यूक्लियाई ब्रेक अप एट हाई टेम्परेचर, बट एटम गेट आयनाइज नहीं, काइनेटिक एनर्जी हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई। देखिए पूछा हुआ सवाल। हाँ एक बार, यस वेरी गुड विनय सिंह कंधारी बिल्कुल सही बोल रहा है कि एक बार वो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करके फर्मी मीटर से कम डिस्टेंस पे घुस जाएगा तो बाद में न्यूक्लियर फोर्स तो अपना काम कर लेगा, ठीक है। प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स कहां से आएगा? भाई प्रोटॉन पे न्यूक्लियर फोर्स तो लगता ही है ना, इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता है बेटा। और प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर लग जाएगा तो उसमें लगेगा ही फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन का न्यूक्लियस दूसरे प्रोटॉन के न्यूक्लियस के साथ चिपक जाएगा, तो दो प्रोटॉन होगा ना अंदर में, तो दोनों न्यूक्लियस बना के दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगाएंगे ना। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा? जब वो फर्मी मीटर से कम डिस्टेंस पर जाएगा, और फर्मी मीटर से कम डिस्टेंस पर जाने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, इसलिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब ब्रेक होना। तो हाई न्यूक्लियाई
बहुत हाई न्यूक्लियाई क्या होता है, ब्रेक होता है। जैसे कोई यूरेनियम न्यूक्लियाई है वो ब्रेक होता है क्रिप्टन एंड बेरिलियम में। तो ये फॉर स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबिलिटी के लिए होता है। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी पर एमईबी 200 एमई पर फीजन, 200 एमईबी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड पर फीजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फीजन। पर फीजन जो एनर्जी रिलीज होता है लगभग 200 एमईवी के आसपास होता है। पर फीजन जो एनर्जी रिलीज होता है लगभग 200 एमईवी के आसपास होता है, लगभग 200 एमईवी के आसपास होता है, 200 एमईवी पर फीजन। अब बताओ ज्यादा खतरनाक कौन है, फ्यूजन या फीजन? इसको कहते हैं न्यूक्लियर बम। यह है न्यूक्लियर बम। तो न्यूक्लियर बम इससे बनता है, किससे? फीजन से। और यह है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, यह है हाइड्रोजन बम। अब बताओ कौन ज्यादा खतरनाक है, न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम? न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम, कौन ज्यादा खतरनाक? कौन ज्यादा खतरनाक है, न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम? तो ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम है। सर इसमें तो 2, 3 या 20 एमईवी निकलता है, इसमें तो 200 एमईवी निकलता है, ज्यादा खतरनाक तो ये हुआ। नहीं, ये कंट्रोल किया जा सकता है न्यूक्लियर बम, लेकिन ये अनकंट्रोल हो जाता है इस टेम्परेचर पे जाने के बाद। किसी कोई माई का बाप नहीं लाल है जो इसको रोक लेगा। ये चेन रिएक्शन फैलता जाता, पिरामिड बन जाता। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक, ठीक है ना? ये कह रहे हैं हमारा बम, मिस्टर बम। चले देते। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कराते हैं, फीजन या फ्यूजन? सबसे पहले तो ये बता, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कराते हैं, फीजन या फ्यूजन? तो फीजन होता है, बेस्ड ऑन फीजन, बेस्ड ऑन फीजन। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फीजन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फीजन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फीजन होता है। क्या होता है, फीजन होता है। फीजन कैसे होता है? जैसे यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 235 वो स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। तो उसमें एक न्यूट्रॉन से हम मारते हैं, तो न्यूट्रॉन से मारते हैं तो ये यूरेनियम 236 हो जाता है। और 236 यूरेनियम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, और अनस्टेबल ये 2 हिस्से में टूट जाता है, बेरिलियम में, क्रिप्टन में। Br एंड Kr में टूट जाता है, और यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये तुम्हारा कुछ रिएक्शन, ये रिएक्शन है। मतलब ये जो यूरेनियम 235 है ये अनस्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल होता है अपने आप, ये फ्यूजन नहीं कर रहा होता है। इसमें हम न्यूट्रॉन से मारते हैं, तो जब न्यूट्रॉन से मारते हैं तब ये जाके एक न्यूट्रॉन अंदर में चला गया, तो ये 235 से 236 हो गया, ये अनस्टेबल होता है। और ये अचानक से 2 हिस्से में टूटता है, तो यहां पे बनता है Br एंड Kr, यहां पे बनता है Br एंड Kr, ये बनता है, ये बनता है। अच्छा, यस। अब हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा डायग्राम बताता हूं न्यूक्लियर रिएक्टर का, बहुत सिंपल सा डायग्राम बताता हूं। चलो पहले पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर समझाता हूं। पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इस पे सवाल बहुत आए, इस पर बहुत सवाल है। पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है एनर्जी इन फ्यूजन बटा टोटल टाइम टेकन इन फ्यूजन, ये पावर है। पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम। पावर इज एनर्जी बाई टाइम, पावर इज एनर्जी बाई टाइम। सर एनर्जी कितना? तो देखो जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें भी कुछ मास डिफेक्ट आएगा, हां, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बाई टी, ये आ गया पावर। डेल्टा एम क्या है, तो मास डिफेक्ट, जितना मास बर्न हुआ है और उसकी वजह से एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बाई टी, यह आ जाएगा। दूसरा, मान लो कि एन फ्यूजन हो रहा है, एन फ्यूजन हो रहा है, तो एक फ्यूजन में एनर्जी रिलीज हुई है ई, तो एन ई टोटल एनर्जी होगा बटा टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पी, जहां पे एन बाई टी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड, जहां पे एन बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड। ई है एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, जहां पे ई क्या है, बताइए ई क्या है सर, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। पर फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो है हमारी ई, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। तो टोटल एनर्जी यही हो जाएगा ना, ई टोटल क्या हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा कि एक फ्यूजन में एनर्जी ई आ रही है, तो टोटल एन फ्यूजन है, तो एन ई बाई टी आ जाएगा, एन ई बाई टी आ जाएगा।
क्लियर क्लियर क्लियर। लेट देयर इज एन फिजन, लेट देयर इज एन फिजन, एन फिजन हो रहे हैं, लेट देयर इज एन फिजन। अगर उसमें एन फिजन हो रहे हैं, टोटल एन फिजन हो रहे हैं टी टाइम में, तो टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एन इंटू ई। ई है एनर्जी रिलीज इन पर फिजन। सिंपल सा है सर। इसमें 2-4 सवाल करा दो तब मजे आ जाएंगे। आओ कराते हैं, चलो इसी पे सवाल कराते हैं पहले। चलो इसी पे सवाल कराते हैं पहले। लो लो सवाल लो, लो सवाल लो, लो सवाल लो। सवाल लोगे? लो 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 सवाल लो। और लोगे? अरे एक तो ये तुम्हारे चक्कर में ना, एक होमवर्क के चक्कर में पूरा पीडीएफ डाउनलोड करवा दिया, तो कितना खराब है रे। चल देख इधर, ले कर सवाल, कर सवाल, लेकर पर इसको और खुद अटेम्प्ट कर, रफ पेज में कर। टाइमलेस पोल देता हूं, ले टाइमलेस पोल दे रहा हूं, सुन सुन, टाइमलेस पोल दे रहा हूं। पहले सवाल पर यूरेनियम 230 है, 235 है। एनर्जी ऑफ 2 MeV रिलीज, 2 MeV ईच फ्यूजन देख लिखा है, ईच फ्यूजन 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रहा है। पहले ही बता दिया था, नहीं भी दिया रहता तो भी ले लेता तू। लेकर कर, मैं बैठता हूं थोड़ी देर, यहीं पे बैठ रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा। वही वाला वेट देखा था ना तुमको भेजा मैंने, वही वाले वेट पे थोड़ा बैठता हूं। कर। बता। इस फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 एनर्जी ऑफ 200 MeV is released. How many acts of fusion must be occur per second to produce a power of 1 किलोवाट? तो P बराबर होगा E बाई टी। पावर दिया 1 किलोवाट, मतलब 10 का पावर 3 इज इक्वल टू एनर्जी। देखो एन ई बाई टी लिखोगे ना, तो एक फ्यूजन में एनर्जी ई, तो एन फ्यूजन में नहीं, तो एन इंटू 200 MeV। 1 किलो का 10 का पावर 3 लिख दिया बटा टी। तुमसे एन बाई टी पूछा है क्या? क्या पूछे? हाउ मेनी एक्ट्स ऑफ फ्यूजन मस्ट अकर पर सेकेंड, तो एन बाई टी हो गया ना। अच्छा पर सेकेंड में क्या, टाइम को 1 सेकेंड रख दो और एन निकाल लो, तो 1 पर सेकेंड आ गया। तो एन बाई टी इज इक्वल टू होगा 10 का पावर 3 बटा 200, और एमईवी को लिखोगे, देखो किलोवाट एसआई यूनिट है, देखो ये एसआई यूनिट है, तो यहां पे 200 एम को लिखोगे, मेगा को 10 का पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी लिखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो सर इसको क्यों चेंज किया भाई? ये किलोवाट एसआई यूनिट है, तो इसको भी एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो 10 का पावर 6, 10 का पावर 3 कैंसिल करो तो 10 का पावर 3 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 1 बटा 200 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 और 2 10 का पावर 5 ले लेते हैं, तो 3.2, 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3.2 इंटू 10 का पावर 5, ऊपर हो जाएगा 10 का पावर 19, तो 5 और 19 कैंसिल होगा, 10 का पावर 14, तो लिख सकते हो तुम 10 बटा 3.2 इंटू 10 का पावर 13। ये कट के आ जाएगा कुछ 3 के आसपास। 3 इंटू 10 टू द 13 है क्या भाई? नहीं 13 आ रहा है यार। हाँ तो ये रहा ना, 3 इंटू 10 टू द 13 पहला आंसर आ रहा है, पहला आंसर आ रहा, बताओ समझ गए क्या? अच्छा पर फ्यूजन एनर्जी नहीं भी दी होती ना, तो पर फ्यूजन आप एनर्जी को कितना लेते हैं? 200 MeV। ये स्टैंडर्ड डेटा है भाई, ये स्टैंडर्ड डेटा है। 24% लोग मात्र कर पाए, और बी कह रहे हैं जनता, 58% जनता बी। तो एक दूसरे को कॉपी कर लेते हो क्या? मतलब एक की गलती हो सकती है, ये सब गलती कर दी, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि सब गलती कर दे? बता, एक की गलती हो गई, मुझे समझ आ गया।
चलिए करिए, नेक्स्ट देखिए। कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, जूल नहीं है ना बेटा। चलिए देखिए, द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 100 किलोवाट। डिसइंटीग्रेशन मतलब खत्म होना। द मास डीके ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर इज, पर आवर पूछा है भाई, एक घंटे में पर आवर कितना मास गया पर आवर। टाइम तुमको दिया है 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड करो। द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 100 किलोवाट। 100 किलोवाट पावर डिसइंटीग्रेट हो रहा है। द मास डीके ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर इज, मास डीके ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर इज, पर आवर इज, तो पावर ऑफ द रिएक्टर इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बाई टी लिख सकते हैं, ये तो पढ़ा है। देख दोनों फॉर्मूला एक सवाल करा दिया, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा पीटी बाई सी स्क्वायर। तो कितना मास जाएगा, तो पावर कितना है, तो पावर है 1000 इंटू 10 टू द पावर 3, यह तेरा 1000 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टी क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 बटा सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16, 8 दूना 16, सही तो है। तो ये आ गया तेरा 1000, तो 10 का पावर 3, फिर 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 6 7 8, तो 36 इंटू 10 का पावर 8 बटा 9 इंटू 10 का पावर 16, तो 9 चौक 36 और ये कट के जाएगा तो 10 का पावर -8, मतलब 4 इंटू 10 का पावर -8। अब 4 इंटू 10 का पावर -8 मतलब कुछ भी कर लो 40 माइक्रोग्राम जैसा कुछ होगा, क्योंकि 4 का फैक्टर एक ही में है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर 8 है ना, तो 10 का पावर -5, ये ऐसा यूनिट मतलब केजी में आया है। तो 10 का पावर -3 केजी कितना होता है ग्राम, तो ये हो गया 4 इंटू 10 का पावर -5 ग्राम, ये मास आया। अब इसमें काम करते हैं, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 का पावर -6 ग्राम, 10 का पावर -6 माइक्रो हो गया, 40 माइक्रोग्राम। देखो आगे 40 माइक्रोग्राम, क्लियर, समझ में आया बेटा। चलो अब है तुम्हारा लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का। हालांकि एक क्लास और लगता अगर रेडियो एक्टिविटी होता तो, लेकिन रेडियो एक्टिविटी बेटा है नहीं, है ना, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा, ये चैप्टर तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर, जिसमें सबसे पहले हम गेट से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, गेट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। पहले गेट पढ़ेंगे, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर समझिए क्या होता है, लास्ट चैप्टर होगा वो, 4 से 5 लेक्चर लगेंगे बहुत। ये देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा सा मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। देख ये देख मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये देखो मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो ये है मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो ये है आपका मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर। सर मिनी क्या होता है, छोटू सा। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना वो बताता हूं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का पहला मेन कंपोनेंट होता है फ्यूल। फ्यूल मतलब जो उसमें एनर्जी क्रिएट करने के लिए डालते हैं, वो क्या होता है, तो फ्यूल है तुम्हारा यूरेनियम 235, ये तुम्हारा फ्यूल है, फ्यूल। तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल, वो क्या करते हैं, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 के ये हम एटम लगाते हैं, यूरेनियम 235 से ये फ्यूल यूज करते हैं। वाह, ये ऐसा फ्यूल होता है। ये यूरेनियम 235 के रॉड से, ग्रीड से, यूरेनियम 235 के ये आपके फ्यूल है। यूरेनियम 235 का वॉल है, मतलब एटम्स यूरेनियम 235 के, ठीक है। उसके अंदर हम फिल कर देते हैं H2O, अंदर हेवी वाटर अंदर डाल देते हैं। सर हेवी वाटर क्यों, हेवी वाटर अंदर डाल देते हैं, हेवी वाटर ही क्यों, हेवी वाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि वो कूलेंट की तरह काम करता है। कूलेंट की तरह काम क्यों करता है, कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है ज्यादा और गर्म कम होता है, इसलिए हम वो डालते हैं।
बाहर में कंक्रीट वॉल बनाते हैं, बाहर में ये क्या बनाते हैं, कंक्रीट वॉल। ये आपने कंक्रीट वॉल बनाया, ठीक है। इस कंक्रीट वॉल के अंदर हम हेवी वाटर डाल देते हैं, हेवी वाटर डाल देते हैं। हेवी वाटर एज अ कूलेंट काम करता है। हेवी वाटर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से भी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है। जब वाटर को किंग बोलते हैं, किंग। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन वाटर इज द किंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन वाटर इज द किंग, है ना। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है, और वाटर से भी ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है D2O का, जिसको हम कहते हैं हेवी वाटर। हेवी वाटर कूलेंट की तरह काम करता है, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन अपना टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाता। तो ये तुम्हारा है हेवी वाटर, ये तुम्हारा है हेवी वाटर। तो अभी सिर्फ 2 ही 3 बातें समझाई मैंने आपको। क्या समझाया बताइए फटाफट, क्या समझाया बताइए फटाफट, बताने बे क्या समझाया अभी तक यहां तक हमने तुम्हें क्या समझाया, बता बता क्या समझाया। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या बातें बताई, बताओ क्या क्या बातें बताई। सर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ही बात बताया, एक फ्यूल बताया कि यूरेनियम 235 होता है, ये फ्यूल है, ये यूरेनियम 235 के रॉड्स हैं, ये यूरेनियम 235 है। उसके अंदर एक कंक्रीट वॉल बनाते हैं ताकि एनर्जी बाहर ना जाए। इतनी एनर्जी होती है ना, निकलती है ना, कि वो एनर्जी से पूरा चीज मेल्ट हो जाए, तो इसलिए कंक्रीट वॉल बनाते हैं। अंदर में हेवी वाटर डालते हैं, बस इतनी बताइए। ठीक है, यूरेनियम फील, हेवी वाटर, ठीक है। अब एक क्या करते हैं कि एक न्यूट्रॉन लेते हैं और इस न्यूट्रॉन से हम इस कंक्रीट यूरेनियम पे बमबार्ड करते हैं। तो ये यूरेनियम क्या करता है, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, यूरेनियम को जाके अनस्टेबल बना देता है, और वो यूरेनियम फिर तुम्हारा टूटता है, फिजन करता है, क्रिप्टन बेरियम बनाता है, और यहां से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। सर ऐसे अगर 3 न्यूट्रॉन निकल गए तो सर ये तो ऐसी की तैसी कर देंगे आगे, तो 3 बार रिएक्शन होगा। हाँ, 3 तुम्हारा 9 बार रिएक्शन कराएगा। सर हम नहीं चाहते इतनी रिएक्शन हो, क्योंकि तुम्हें एनर्जी अनलिमिटेड चाहिए, क्योंकि लिमिट में चाहिए जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कम निकलती है, एनर्जी तो खूब निकलेगी, लेकिन एनर्जी तुमको उतनी ही चाहिए जितनी तुम कंट्रोल कर सकते हो, कि तुमको अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए। बताओ, एनर्जी उतनी ही चाहिए जितनी तुम कंट्रोल कर पाओगे कि अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए, ये बताओ। एक ही बार में दुनिया को तबाह कर देना है कि उतने ही पैदा करोगे जितना तुम यूज कर पाओ, बताओ। लिमिट में चाहिए कि अनलिमिटेड चाहिए भाई? सर लिमिट में ही चाहिए, अनलिमिटेड से तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यस, लिमिट में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक रॉड लगाते हैं जो कि इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको कंट्रोलिंग रॉड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग रॉड। अगर 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 कंट्रोलिंग रॉड, ये कंट्रोलिंग रॉड अगर पूरा अंदर घुसा दिया तो भाई साहब एकदम जाली का काम करता है, जालीदार चश्मा, जान मारे तो हर जालीदार चश्मा। अब ये पूरा अगर अंदर घुस गया तो ये रिएक्शन ही नहीं होने देगा। पूरा अगर अंदर घुस गया तो भाई यार ये क्या यार, अगर ये पूरा अंदर घुस गया तो रिएक्शन ही नहीं होने देगा। सर कैसे नहीं होने देगा, इसकी क्या औकात है भाई? ये क्या करता है पता है, कि ये कंट्रोलिंग रॉड को अगर मैं ऊपर खींच लूं तो ये न्यूट्रॉन तीनों जाके टकराएंगे, 9 पैदा करेंगे, 9 27 पैदा करेंगे। अगर मैं पूरा अंदर दबा दूं तो यहां तक आ जाएंगे, एक भी न्यूट्रॉन को आगे नहीं जाने देंगे। ओ वाओ, अच्छी चीज है ये तो, अच्छी चीज है ये तो। ये कंट्रोलिंग रॉड है ना, ये कंट्रोलिंग रॉड देख रहे हो, इसको पूरा अंदर घुसा दूंगा। सर ये छोटा बड़ा क्यों ना है, गलती से बन गया, इतना तो तू भी समझ रहा है, इतना तो तू भी समझ रहा है। यही मोटा मोटा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, एकदम मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, एकदम रॉ न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बनाया, एकदम रॉ, एकदम रॉ। अब वास्तविकता में ऐसा होता है, देखो ये देखो, ये कोर है, यहां पे तुम्हारा कंट्रोल रॉड है, यहां पे एनर्जी ज्यादा आई तो यहां पे गया, ये जो रॉड जा रही है, ये जो रॉड जा रही है ऐसे 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 घूम के जा रही है, ये नॉर्मल वाटर यहां पे फील कर देते हैं। यहां पे होता है नॉर्मल वाटर, ये क्या होता है, नॉर्मल वाटर, ये नॉर्मल वाटर फील कर देते हैं, नॉर्मल वाटर, इसमें रखते हैं नॉर्मल वाटर। तो ये जो D2 हो गया है, ये D2 हो जा रहा है, ये जो D2 हो गया है, ये D2 यहां से गया, और ये वाटर में इसको क्या करता है, इसको ऐसे कुछ करते हैं, रुको बताता हूं मैं, इसको ऐसा कुछ करते हैं, बना रहा हूं भाई, बना रहा हूं,
थामा थामा थामा, ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये D2 यहां से क्रॉस कर रहा होता है, तो ये D2 यहां से एकदम ही गर्म होता है। अब इसको पानी के टैंक से गुजार देते हैं, ये पानी का टैंक है, ये वाटर टैंक है, इसमें वाटर होता है, तो वाटर इसे हीट लेता है और वाटर बन जाता है वेपर। तो ये वेपर, ये स्टीम बन जाता है वाटर। वाटर इस हीट से किस में कन्वर्ट होता है, वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब ये वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है वो ऐसे जाता है और ये तुम्हारा टरबाइन को घुमा देता है, स्टीम जो टरबाइन को घुमा देता है, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा लेती है और फिर ये वाटर फिर अपने अंदर जो ठंडा वाटर होता है फिर ये अंदर घुस जाता है, ठंडा वाटर होता है वो अंदर घुस जाता है। ये तुम्हारा पूरा मोटा मोटा कार्य, ये तुम्हारा मोटा मोटा कार्य। वाह यार, बायो वाली फील्ड नहीं आ रही, देखो पूरा प्रोसेस समझाता हूं। ये न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, तो यहां से फिजन होता है, फिजन से एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी जो रिलीज हुआ वो D2 एब्जॉर्ब कर लेता है, D2 जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो एकदम गर्म हो जाता है, गर्म D2 यहां से जाता है, ये D2 फिर वापस यहां पे आता है, यहां पे पंप लगा देते हैं, ये पंप होता है। पंप क्या करता है, जो ठंडा D2 फिर से अंदर घुसा देता है, फिर से एनर्जी गेन करता है, तो D2 ऐसे घूमता है। ये D2 ऐसे को वाटर में रॉड की तरह डाल देते हैं, वाटर इसे हीट लेता है, हीट से स्टीम बनता है, स्टीम से जाके पंखा घुमाता है, पंखा होकर ठंडा हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा कार्यक्रम देख। अब एक एक करके बताता हूं। यहां पे भी तू देखेगा तो गूगल पे भी सर्च करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट तुमको मिलेंगे, लेकिन मैंने ये जो बनाया ना वो समझाने के लिए बनाया है। अब एग्जाम में ऐसा बना देगा तो तुमको पकड़ के मारेगा, तो तू समझ ले, है ना, फिर तुम्हें अपने हिसाब से जो समझ में आओ बना लेना, लेकिन मोटा मोटा यही होता है। तुम ऐसा बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ढंग से बनाना, चीजों को अरेंज करना, जैसे इसका डंडा सेम रखना, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, ऐसा ही होता है। मैंने बोला सॉरी, मैंने बोला नंबर काट लेगा, एकदम नंबर देगा, एकदम ठीक है, लेकिन ये डंडा सीधा सीधा बनाना, है ना, इस लाइन को सीधा ले जाना, फिर इसको ऐसे मछली जैसे नहीं, ऐसे ऐसे सीधा सीधा बनाना, तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यही है, तो ये यूरेनियम कोर है, देखो ये यूरेनियम है, ये कंट्रोल रॉड है, देखो ये कंट्रोल रॉड है, देखो ये कंट्रोल रॉड है। अब भाई घर सबका होता है, सबका घर एक जैसा तो नहीं होता है, घर का डिजाइन तो अलग अलग होता है, लेकिन रहते घर में सब लोग हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर सबका अलग अलग होगा, लेकिन काम न्यूक्लियर रिएक्टर में वही होगा, यूरेनियम फ्यूल होंगे, कंट्रोल रॉड होगा, D2O होगा, वाटर होगा, बस ये 4-5 चीजें होंगी, है ना, ये बस 4-5 चीजें होगी। देखो यही है, कोर है, यूरेनियम यहाँ कोर रखते हैं, ये कंट्रोल रॉड है, ये D2O है, ये स्टीम, ये D2O यहां से गया, देखो ये गोल गोल घूम के आया, यहाँ पे वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, देखो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ये स्टीम जाके टरबाइन घुमा के ठंडा हो गया, वाटर पंप है, ये फिर अंदर, ये भी यहाँ भी पंप है, ये D2O पंप है, वाटर पंप नहीं है, तो D2O को अंदर घुसा दिया। मान लो कि घुसाना थोड़ा मुश्किल है ना, ठंडा हो गया, तो पंप लगा देते कि फटाफट आओ, ठंडा हो, निकल लो, फिर यहाँ ठंडा पानी ऐसे घूम जाता है, बस यही है। ये कंक्रीट देखो स्ट्रक्चर है, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ये कंक्रीट वॉल ऐसे बनाया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कंट्रोल चेन रिएक्शन, एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन पर फिजन निकलता है, तो 2 से 3, एवरेज 2.5 लिखा है, 2.5 से 3 ही बोल सकते हो। एवरेज कभी 2 निकला, कभी 3 निकला, कभी 4 निकला, तो एवरेज 2 से 3 बोलते हैं बेटा, एवरेज 2 से 3 बोलते हैं। इट यूज हेवी वाटर D2O एंड ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर ग्रेफाइट कंट्रोल रॉड, कहां है, ग्रेफाइट कंट्रोल रॉड की तरह यूज होता है, कंट्रोल्ड रॉड, कंट्रोल्ड रॉड। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बटा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, के को बोलते हैं हम के फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, के ऐसे लिखना है पूरा, ये एक बटा है, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन बटा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, के डिफाइन होता है। जैसे मान लो कि यहां से न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है, अगर तुम इसको अंदर डाल दो और एक न्यूट्रॉन जाके यहां पे रिएक्शन किया और 3 निकला, 3 में से 2 ऑब्जर्व कर लो, 1 रहने दो, फिर 3 ऑब्जर्व कर लो, 1 रहने दो, तो भाई ये क्रिटिकल रिएक्शन हो गया, है ना, ये देखो क्रिटिकल रिएक्शन है, K1 है। कंट्रोल्ड में क्या होता है कि तुम जितना पैदा कर रहे हो उससे ज्यादा वो कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, जैसे 3 पैदा लिया और 4 एब्जॉर्ब कर लिया, तो भाई ऐसा 3 पैदा लिया, एक रिएक्शन में 3 पैदा लिया, फिर दूसरे में 9 पैदा लिया, फिर 27 पैदा लिया, तो एक में 3 पैदा ले रहा है, तुम 4 एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो कंट्रोल्ड हो गया, वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर एक पैदा ले रहा है और तुम एक एब्जॉर्ब कर रहे हो, फिर एक पैदा ले रहा है, फिर एक एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो मोटा मोटा ये क्रिटिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पैदा ले रहा है और तुम एब्जॉर्ब कम कर रहे हो, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा इक्वेशन है। हेवी वाटर in a state of ordinary water is used as the moderator in a nuclear reaction because ordinary water cannot slow down neutron, absorb neutron, is expensive, accelerate neutrons.
कैन नॉट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन नहीं कर पाते हैं। और हेवी वाटर का एक और फायदा है कि हेवी वाटर जब न्यूट्रॉन आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर देते हैं, बहुत तेजी से जाके नहीं टकरा पाता है। हेवी वाटर रखते हैं ना, तो हेवी वाटर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देता है, ये भी एक उसका वो है प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है। पावर तुमको बढ़ा दिया। फ्यूल देखो ये लिखा है, कंपोनेंट जो होते हैं वो लिखा है यहाँ पे। फ्यूल यूरेनियम 235 और पीयू 229 यूज करते हैं एज अ फ्यूल। वी नो दैट नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स ओनली 0.7% ऑफ यूरेनियम, जितने यूरेनियम होता है उसमें से नेचुरली 0.7% ऑफ ही यूरेनियम 235 है। द रिमेनिंग 99.3% बीइंग द यूरेनियम 238 which is not fissionable by thermal neutrons। यूरेनियम 238 जो है वो 99% नेचर में अवेलेबल है, लेकिन ये हम यूज नहीं कर पाते। हमें चाहिए यूरेनियम 235, वही फिजनेबल होता है, वही एक न्यूट्रॉन लेके अनस्टेबल होता है, लेकिन ऐसे नेचर में बहुत कम यूरेनियम अवेलेबल है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर भी महंगा हो जाता है, क्योंकि नेचुरली जो अवेलेबल हो हमारे काम का नहीं। जैसे तुम में से बहुत सारे बच्चे अवेलेबल हो यहाँ पे, लेकिन काम के हो नहीं। बहुत विद्यार्थी के बस्ता भारी, अब हो तो सब, लेकिन पढ़ते लिखते हो नहीं, वही है बोझ हो। मतलब यूरेनियम 238 99.3% नेचर में अवेलेबल है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। सिर्फ यूरेनियम 235 ही हमारे काम का है, जो बस 0.7% है। बताओ नेक्स्ट देखो, मॉडरेटर वही, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन अ फिजन आर फास्ट विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑर्डर ऑफ 2 MeV, बट फिजन इज इंड्यूस्ड मोस्ट इफिशिएंटली बाय द थर्मल न्यूट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतने MeV का न्यूट्रॉन निकलता है रिएक्शन के बाद, लेकिन हमें इतनी ही चाहिए। Then substance used to slow down in the fast neutron is a thermal neutrons is called moderator. Moderator should have the following property: low molecular weight, it should be not absorbed electron। Moderator क्या करता है? स्लो डाउन करता है, D2O स्लो डाउन करता है, ये absorb नहीं करता, कंट्रोल्ड रॉड उसको absorb करता है। समझना, दो बातें हैं, एक है absorb करना और स्लो डाउन करना, दो बातें हैं। absorb कौन करता है? कंट्रोल्ड रॉड। और स्लो कौन करता है? ये D2O वाटर। तो D2O वाटर दोनों काम करते हैं, एक तो हीट absorb करके आगे भी बढ़ता है और न्यूट्रॉन को स्लो करने का भी काम करता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन को स्लो करने का भी काम करता है। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन को स्लो करने का भी काम करता है। इधर देखो, न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक यूरेनियम 235 न्यूक्लियस एज द रिजल्ट इतना प्रोड्यूस विद अल्फा पार्टिकल, 1 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन और 2 बीटा पार्टिकल। मेरे हिसाब से 3 न्यूट्रॉन आएगा, वो तुम रिएक्शन से देख सकते हो। ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक यूरेनियम 235, मतलब एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है यूरेनियम 235 पर। रिजल्ट में मिला 36 Kr93 प्लस 56 Ba 140। अब तुम एक काम करो ना, इधर दोनों को जोड़ो, बताओ क्या आ रहा है। तो 235 और 1 236, यहां पे 140 और 93, बताओ क्या आएगा। 140 और 93 है तो 3 9 4 13 के हासिल 3 और 1 233, और इधर कितना है 236। तो 236 और 233 में 3 का फर्क है, मतलब 3 न्यूट्रॉन निकला है। देखिए 3 न्यूट्रॉन निकला है। नेक्स्ट कंट्रोल रॉड देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द इंसर्टिंग और विदड्रॉइंग। मतलब इंसर्टिंग मतलब अंदर डालना, या विदड्रॉइंग मतलब ऊपर निकालना। इंसर्टिंग एंड विदड्रॉइंग कंट्रोल रॉड मेड ऑफ द एलिमेंट्स कैडमियम और बोरॉन हुज न्यूक्लियाई absorb न्यूट्रॉन्स without undergoing any additional reaction. When control rod are pushed in the reactor and the fission decreases and they are pulled out, the fission grows। जैसे बाहर निकालेंगे, सब कुछ आराम से लिखा है, pulled out the fission grows, pulled in the fission decreases। देखो pulled in जब अंदर डालेंगे, देखो pushed in जब अंदर डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रॉन को। दो बातें हैं, न्यूट्रॉन का स्लो डाउन कौन करता है? D2O। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब्ड कौन करता है? कंट्रोल्ड। बताओ, दोनों बातें क्लियर है? सारी थ्योरी अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा लिख लें। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कौन करता है? बताओ। अनएब्जॉर्ब कौन करता है? बताओ, जल्दी बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कूलेंट, देखो ये बोला था कूलेंट, एनर्जी रिलीज इन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिमूव्ड बाय द कूलेंट। फॉर द पर्पस एयर, आइस, कोल्ड वाटर, मोल्टेन सोडियम इज सर्कुलेटेड अराउंड द रिएक्टर।
कोर विच विड्रॉन द हीट प्रोड्यूस इन द कोर, दिस हीट, मतलब ये भी कूलेंट की तरह और भी यूज करते हैं कि इसके बाहर और भी आइस वाइस और ये सारी चीज डाल देते हैं ताकि ये कूलेंट की तरह और भी मटेरियल यूज हो जाए, कूलेंट की तरह और भी मटेरियल यूज हो जाए, ठीक है। इन द फ्यूजन रिएक्शन, इन एनी फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस, द रेट ऑफ मास of the fissionable product versus mass of parent nuclei is equal to 1, greater than 1, less than 1, depends on the mass of the parent nuclei. देखो सुनना, mass of the fission product और mass of the parent nuclei is less than 1. less than 1 क्यों? क्योंकि ये क्या है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो प्रोडक्ट की मास थोड़ी कम होगी और रिएक्टेंट की मास थोड़ी ज्यादा होगी, तो लेस देन 1 ही आनेगा। बताओ, मास ऑफ द फ्यूजन प्रोडक्ट का मास कम है और रिएक्टेंट का ज्यादा है तभी तो एनर्जी रिलीज होगा, और जब ये रिएक्टेंट का ज्यादा नीचे ज्यादा है तो एक से कम नहीं आएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये तो सिंपल कंसेप्ट है ये तो। कंट्रोल रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ग्रेफाइट, कैडमियम, ग्रेफाइट ना, कंट्रोल रॉड अभी तो पता है ग्रेफाइट से बनता है। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फ्लोइंग आर सुटेबल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस, लाइट न्यूक्लियाई, ये क्या है, फ्यूजन मतलब जुड़ना, तो लाइट न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई में थोड़ी ना होता है। एलिमेंट मस्ट लाइंग इन द मिडिल तो स्ट्रांग होता है। बताइए क्या होगा, लाइट न्यूक्लियाई का ही तो फ्यूजन होगा बे, फ्यूजन हेवी न्यूक्लियाई का होता है, मिडिल का तो कुछ नहीं होता है। द 1 ग्राम हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू 0.993 ग्राम ऑफ हीलियम इन द थर्मल रिएक्शन, द एनर्जी रिलीज इन रिएक्शन, बड़ा आसान है। तो 1 ग्राम में से 0.993 ग्राम तुम्हारा कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट इनटू इतना, तो ये डेल्टा एम आ गया, एंड डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज एनर्जी रिलीज्ड। क्या यार, आसान है। थैंक यू सो मच। तो चलो फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, नया ही बना के रिकैप कर देता हूं। चलो नया ही स्लाइड बना के रिकैप कर दो। देख भाई, मोटा मोटा न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है बताता हूं। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री के बाहर कंक्रीट वॉल बनाते हैं, ये याद रखना, बाउंड्री के बाहर कंक्रीट वॉल बनाते हैं। कंक्रीट वॉल क्यों बनाते हैं? कंक्रीट वॉल इसलिए बनाते हैं कि एनर्जी बाहर रिलीज ना हो, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए कंक्रीट वॉल बनाते हैं। ये कंक्रीट वॉल बनाते हैं। इसमें यूरेनियम 235 ये ऐसे ही लगाते हैं, यूरेनियम 235 लगा होता है, ये फ्यूल होता है, ये फ्यूल होता है। यहां पे D2O वाटर लेते हैं जो एज आपका न्यूट्रॉन को ये क्या करता है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है और एनर्जी लेके, हीट एनर्जी लेके आगे भी जाता है। यहाँ पे कुछ हम कूलेंट आइस वाइस भी डालते हैं ताकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसको ठंडा रखे। और यहाँ पे ये हम कंट्रोल रॉड ग्रेफाइट का बनाते हैं। ये कंट्रोल रॉड क्या करता है, तो ये कंट्रोल रॉड रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, और D2O क्या करता है, स्लो डाउन करता है। कंक्रीट वॉल क्या करता है, बाहर एनर्जी नहीं जाने देते। ये मोटा मोटा और क्या है, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। लास्ट क्लास का भी पीडीएफ इसमें ऐड हो गया। अगली क्लास में हम लोग आगे का, मैं तुमको थोड़ा सा पाथ बता देता हूं हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे का पाथ बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है बेटा। आगे हमें पढ़ना है बुलियन अलजेब्रा और गेट। इस पे 2 लेक्चर एकदम शिद्दत से लगेगी, 2.25 घंटे की, एकदम डिटेल में। आज तक जितने नीट और जेई में सवाल हैं सब करा। उसके बाद सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। डायोड में बनता है फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और आपका एलईडी और सोलर सेल, और एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर है नहीं, डायोड तक ही सिलेबस में। तो 2.5 लेक्चर मतलब 4 से 5 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में वैसे तो छुट्टी पे रहूंगा, लेकिन आई विल ट्राई हार्ड कि मैं क्लास लेता रहूं विद इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड। थोड़ा सा देखो समय ऐसा है तो मतलब मैनेज कर लेना, बट रिकॉर्डेड देने की कोशिश कम ही करूंगा। मैं कुछ लाइव ही लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन जैसा भी हो मैं कोशिश करता रहूंगा, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं। क्लास होगी, कुछ ना कुछ होगी, 2-3 क्लास तो होगी।